प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बार-बार निरंतर मेरे वीडियो से लाभ ले रहे हैं, मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि मेरे द्वारा जो वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत हो रही है, उसका आप भरपूर लाभ ले रहे हैं। तो वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए होली के पहले आज अंतिम वीडियो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मैं बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री, सेकंड कॉलम इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड कॉलम इज हिस्टोरिकल हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, मैं प्री हिस्ट्री को लेकर स्टोन एज और कॉपर एज को विस्तार पूर्वक मैं वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मैं वीडियो जो बराबर दे रहा हूं वो प्रोटो हिस्ट्री को संदर्भ के लिए आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री जिसकी सर्वमान्य डेट भारत में 2500 से लेकर 600 बीसी है एंशिएंट हिस्ट्री में। तो 2500 से 600 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को आपको पढ़ना है। तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर कई वीडियो बना रहा हूं, ये अभी क्रम जारी रहेगी, है ना। तो निश्चित तौर पर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर जो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, भारत की पहली शहरीकरण सभ्यता, भारत की पहली कालयुगीन सभ्यता और भारत की पहली आदि इतिहास और भारत की प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा गया है। और ये जो सभ्यता है, विश्व की 4 सभ्यता एक साथ चल रही थी, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। ईरान इराक में दजला फरात नदी किनारी सुमेराई सभ्यता, जिसे बेबीलोन सभ्यता भी कहा जाता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। मिस्र में नील नदी किनारे नील की सभ्यता और चीन में हांगबो नदी किनारे जो है चीन की सभ्यता, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत की धरती पर सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक सभ्यता ही नहीं, ये विश्व के एक आदर्श है, एक प्रेरणा है। जब तक यह विश्व है तब तक इंडस वैली की जो बातें हैं इस पृथ्वी पर रहेगी और उसका लाभ विश्व के तमाम हर महादेश के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए यह एक सभ्यता नहीं मानिए, यह एक विश्व के लिए आदर्श है और ये जब तक पृथ्वी है तब तक ये सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन एक जीवित अवस्था में भी रह सकती है। मैं इसको जीवित भी मान सकता हूँ क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज को अभी तक हम लोग पूरे समाज के लोग, पूरे विश्व के समाज के लोग इसको ले रहे हैं और इसी का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये सभ्यता अजर और अमर है। इसलिए ये सभ्यता का तो कहना ही नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, कल मैं वीडियो दिया था कि सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी कॉन्सेप्ट से काफी विस्तार से इस वीडियो को प्रस्तुत किया था कल, और आज भी उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इकोनॉमिक्स लाइफ्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्रोटो हिस्ट्री के तहत क्या पढ़ना है आपको? इकोनॉमिक्स लाइफ्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका चैप्टर का नाम है आज, इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। तो यह जो प्रोटो हिस्ट्री है, जिसे इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आज मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो बहुत तेजी से आप लोग देख रहे हैं, बहुत लाभ ले रहे हैं, मुझे भी खुशी है। भारत के तमाम बच्चे तक ये जन जन तक मेरा वीडियो पहुंचे, मेरे भी यही मनसा है। तो यह जो इकोनॉमिक्स है, किसी भी समाज में इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ा आधार होता है, अर्थव्यवस्था। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हमारा जो सिंधु समाज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो अभी की तरह ही अधिकांश आबादी गांव में बसती है और गांव की अर्थव्यवस्था का अभी भी साधन कृषि है।
मुख्य साधन कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था का, गांव का मुख्य साधन कृषि है। तो सिंधु सभ्यता के जितने भी महानगर हैं और नगर हैं, वो गांव डेवलप हो गए और भारत के हर सिंधु सभ्यता के हर गांव में खेती होने लगी। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इकोनॉमिक्स का, यानी अर्थव्यवस्था का पहला आधार बना कृषि। और कृषि के बाद जो है एनिमल डोमेस्टिक, जिसे पशुपालन कहा जाता है, कृषि के बाद अर्थव्यवस्था का दूसरा साधन बना पशुपालन। और सिंधु सभ्यता का जो कम्युनिकेशन है वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों है, इसलिए सिंधु सभ्यता का व्यापार का तीसरा साधन बना काफी उन्नत अवस्था में व्यापार और वाणिज्य। तो मैं कृषि को लेकर, पशुपालन को लेकर, व्यापार और वाणिज्य को लेकर काफी विस्तार पूर्वक कॉन्सेप्ट के द्वारा हर बिंदु को आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इकोनॉमिक्स लैब ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश आबादी कृषक हैं, वो गांव में बसते हैं। और सिंधु सभ्यता का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए कि जो सिंधु सभ्यता के कृषक हैं, किसान हैं, इसका भरपूर लाभ लिए सिंधु और उसकी सहायक नदी के कारण जो जलोढ़ मिट्टी बनी पंजाब की धरती पर, अफगानिस्तान की धरती पर, भारत की धरती पर, उसके द्वारा वो बृहत पैमाने पर खेती की। तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे जो हमेशा बाढ़ आते थे वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती थी। और उसका यह फायदा हुआ कि पंजाब की धरती पर, अफगानिस्तान की धरती पर और भारत की धरती पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में खेती बड़ी पैमाने पर की गई और बहुत सारे अनाज का उत्पादन किया गया, है ना। तो आप फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे, तो आपको ये बता दें कि सिंधु सभ्यता जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, हमेशा बाढ़ आती थी, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा। इसलिए वहां के कृषक क्या करते थे कि बाढ़ आने के पूर्व ही नवंबर और दिसंबर में फसल को बो लेते थे और मार्च और अप्रैल में अपने फसल को काट लेते थे। और वो फसल होता है रबी, जो जाड़े की फसल होती है, उसमें वो जाड़ा चाहिए, है ना, वातावरण में। और वो रबी की फसल मुख्य है गेहूं और जौ। तो यह जो गेहूं और जौ है, जिसकी वो नवंबर और दिसंबर में बोते थे और मार्च अप्रैल में काटते थे, उसमें मुख्य फसल गेहूं और जौ है। तो यह जो गेहूं और जौ की खेती है वह नीलोथिक काल में आरंभ की गई इंडिया में। और उसी नीलोथिक काल से इंडस वैली के जो किसान है इस गेहूं और जौ को बड़ी पैदावार की, बड़ी पैमाने पर पैदावार की। तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य फसल है वो रबी फसल है, जो बाढ़ आने के पहले नवंबर दिसंबर में बोई जा रही है और मार्च अप्रैल में काटी जा रही है। और वो मुख्य फसल का नाम है गेहूं और जौ, जिसे सिंधु सभ्यता ने न्यूलिथिक काल में मेहरगढ़ से सीखा। दैट्स ऑल। अब बात होती है कि जब सिंधु सभ्यता में बाढ़ खत्म हो जाते थे, तो बाढ़ खत्म होने के बाद वो सबसे ज्यादा कपास, कॉटन को खेती करते थे। विश्व में सबसे ज्यादा कपास की खेती करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। और अब फ्रेंड्स ये मालूम है कि कपास और तिल एक खरीफ फसल है, वो सबसे ज्यादा खरीफ में कपास बोते थे। और कपास से क्या बनता है? सूती कपड़ा। इसलिए सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कौन है? सूती कपड़ा उद्योग है। इसलिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग का आधारशिला प्राचीन भारत के इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ही रखा। अब बात हुई कि सिंधु सभ्यता रबी फसल भी बो रही, सिंधु सभ्यता खरीफ फसल भी बो रहे, और सिंधु सभ्यता पूरी गर्मी की फसल, जो काफी गर्मी में बोई जाती है, जायद फसल, उसका भी वो शुरुआत किया गया। तो सिंधु सभ्यता विश्व की एक ऐसी सभ्यता है जो कृषि के क्षेत्र में रबी फसल भी बोई जा रही है, जायद फसल भी बोई जा रही है और खरीफ फसल भी बोई जा रही है। तो रबी फसल में उसका सबसे मुख्य अनाज है गेहूं और जौ। वो गेहूं और जौ की पैदावार सबसे ज्यादा की, इसलिए मुख्य फसल कौन है? गेहूं और जौ है। इसके बाद बाढ़ खत्म होने के बाद वो कौन फसल ज्यादा बो रहे हैं? कपास।
और जो गर्मी की फसल है, जो काफी गर्मी में बोई जाती है, रेगिस्तान में वो बालू पर बोई जाती है, वो तरबूज और खरबूज है। तो मैं फ्रेंड्स ये बता दूं कि सिंधु सभ्यता में 9 फसल उगाने के साथ है, जिसमें मुख्य फसल गेहूं और जौ है। और यह जो गेहूं और जौ का प्रमाण है, यह हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से भी प्रमाण मिला, गेहूं और जौ का। इसके बाद जो खरीफ फसल है कपास, तो कपास के कई साक्ष्य हैं। मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में सूती वस्त्र को दिखाया गया है, कालीबंगा में सूती वस्त्र को दिखाया गया है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट खरीफ फसल में कपास है, जिसके प्रमाण मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त है। इसके बाद सिंधु सभ्यता में चावल के अवशेष लोथल और रंगपुर से मिले, और इसी लोथल से बाजरा का भी अवशेष मिला। और सिंधु सभ्यता में बनावली से अच्छे जौ की फसल उगाने के साक्ष्य है। अब जो सिंधु का जो समाज है, वह लकड़ी के हल का प्रयोग कर रहे हैं और अपने खेतों में ज्यादा बैल का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सिंधु के समाज में बैल एक पवित्र माना गया है, सांड को पवित्र माना गया है, क्योंकि खेती में सबसे ज्यादा वो बैल का प्रयोग कर रहे हैं। और खेती ही मातृभूमि है, खेती अनाज पैदावार करती है, जिससे जीवन यापन होता है। तो सिंधु के समाज में बैल का बहुत बड़ा योगदान है। वो लकड़ी के हल का प्रयोग करे, अभी भी लकड़ी के हल का प्रयोग होता है। तो सिंधु का जो समाज है, वो अनाज को काटने के लिए पत्थर का हाशिए, तांबा का हाशिए और कांसा का हाशिए का प्रयोग कर रहे हैं। अब यह जो सिंधु का समाज है, वहां पर जो पानी है, खेतों में पानी कैसे जाएगा? तो जो बारिश होती थी, तो वो बारिश का पानी इकट्ठा करके वो खेतों में देते थे। वह कुआं का पानी को खेतों में प्रयोग करते थे। इसके कई प्रमाण मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको। अफगानिस्तान में सुतुधोई एक जगह है, और उस सुतुधोई से नहर के प्रमाण मिले। तो निश्चित तौर पर नहर से खेती की सिंचाई होती होगी। इसके बाद जो धौलावीरा है, वो भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। इस धौलावीरा से एक बहुत बड़ा जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो इस जलाशय का प्रयोग खेती में होता होगा। तो फ्रेंड्स, और इस खेती में जो ज्यादा अनाज उत्पादन किए, सिंधु सभ्यता सालों भर अनाज का उत्पादन करती थी, और इतना अनाज का उत्पादन करते थे, सरप्लस अनाज का उत्पादन करते थे। इसलिए उस अनाज को रखने के लिए 4 अन्नागार बनाना पड़ा उसे। पहला अन्नागार हड़प्पा है, दूसरा अन्नागार मोहनजोदड़ो है, तीसरा लोथल है और चौथा कालीबंगा। और इस अनाज को, इस अन्नागार के गोदाम में जब अनाज सालों भर जमा रहता था, तो इस अनाज को वो निर्यात भी करते थे, है ना? इस अनाज का क्या करते थे? निर्यात करते थे। क्योंकि उस समय मुद्रा नहीं है, तो जो वस्तु विनिमय है, आदान और प्रदान की चीज है, वो अनाज ही हुआ करती थी। और ये अनाज को बैलगाड़ी के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाता था। तो फ्रेंड्स, एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकी से क्लियर मैं कर दिया एग्रीकल्चर को लेकर। अब दूसरा बिंदु जो है पशुपालन। सिंधु का जो समाज है, सिंधु के जो लोग हैं, बड़ी संख्या में पशु को पालन किए। उसमें गाय है, बैल है, भैंस है, सुअर है, बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, कई चीज का वो पशुपालन किए। तो सिंधु के समाज में पशुपालन भी जोरों पर था, जो अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा साधन था। अब तीसरा बड़ा साधन राष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। समूचे विश्व की जितनी सभ्यता है, उस समय सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है। और फ्रेंड्स, ये बता दें आपको कि यह जो व्यापार है, यह इंटरनेशनल व्यापार सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा ईरान और इराक से था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से था, जिसे सुमेराई सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता भी कहते हैं। और यह इसका प्रयोग जल मार्ग से होता था, क्योंकि लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। उसी लोथल बंदरगाह से जो माल आदान और प्रदान होते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता से, और सिंधु सभ्यता का हम कह सकते हैं 99% व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार इसी ईरान और इराक से मेसोपोटामिया सभ्यता से था। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सिंधु का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिकल पार्ट है,
वो मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ है और मेसोपोटामिया के लोग भी बहुत सिंधु समाज में आते थे और सिंधु के समाज के भी लोग मेसोपोटामिया में जाते थे। इसका मैं प्रमाण देने जा रहा हूं, क्योंकि मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहर का प्रचलन हुआ और ये बेलनाकार मोहर भारत में सिंधु सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल में कई बड़ी मात्रा में देखने को मिले। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हमारा सिंधु का जो समाज था उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेसोपोटामिया से जोड़ों पर था। और यह जो मेसोपोटामिया जो ईरान और इराक में स्थित है, वहां उर, सूसा, निप्पुर, है ना, तेशस्मार, कई ऐसी जगह हैं जहां मोहर प्राप्त सिंधु सभ्यता के भी हुए हैं। दैट्स ऑल। तो मैंने बताया इंटरनेशनल व्यापार, और जो सिंधु का जो समाज है उस इंटरनेशनल व्यापार में जैसे सोना है वो ईरान से भी आते थे। सोना भारत के कर्नाटक के कोलार में भी होता था। चांदी जो है अफगानिस्तान के बदखसा से मिले हैं, ईरान से भी आते थे, है ना। इसके बाद जो है भारत का कीमती पत्थर वो साउथ इंडिया में होता था। जो टीन है वो अफगानिस्तान में होते थे, चांदी भी अफगानिस्तान में होते थे। तो यह एक प्रदान होता था, वस्तु विनिमय होती थी मेटल का। अब जो सिंधु का समाज है वो बड़ी संख्या में वहां सोनार हैं। वहां के लोग सोना चांदी के जेवर पहने, जो सुखी संपन्न लोग हैं उसके लिए वो सोनार है। इसके अलावा जो समाज जो गरीब तबके के लोग हैं वो पहन रहे हैं मिट्टी के जेवर, कांसा के जेवर, तांबा के जेवर, और उसके लिए वो सोनार है। सिंधु के समाज में बहुत बड़ी संख्या में मनका यानी हार बनाने की फैक्ट्री थी चंद्रोद्रो में। तेल अस्मार मेसोपोटामिया में एक जगह है जहां लाल मोती के हार के प्रमाण मिले। तो निश्चित तौर पर सिंधु के समाज में कई वर्ग जो है धातु का भी काम कर रहे हैं। सिंधु का जो समाज है उसमें सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, और यह जो व्यापार हो रहा है वो वस्तु विनिमय पर हो रहा है। सिंधु का जो समाज है वह दशमलव प्रणाली पर इसकी पद्धति को रखी गई, और दशमलव प्रणाली में 1 से 16 तक का प्रयोग किया गया। आजादी के पहले तक 16 आना का 1 शेर हुआ करता था, 16 आना का 1 रुपया हुआ करता था। सिंधु के समाज में नापने के लिए पत्थर का प्रयोग किए हैं, बटखारे का प्रयोग किए हैं, और यह बटखारा जो है चट जैस्पर पत्थर के बने हैं। सिंधु के समाज में तराजू का प्रयोग होता था और लोथल से तराजू के प्रमाण मिले हैं। सिंधु के समाज में नापने के लिए फुट का प्रयोग होता था, कपड़े को नापने के लिए फुट का प्रयोग होता था। तो मैं पूरा बताया आपको कि यह क्या क्या पद्धति है, अद्भुत पद्धति है। इस पद्धति का कहना ही नहीं है। सिंधु के समाज में जो गांव से माल आदान प्रदान होते थे वो बैलगाड़ी के माध्यम से होते थे। अनाज गया और आया, उसके बदले दूसरा चीज लिए, और इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। और राष्ट्रीय व्यापार में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, ये सभी महाराष्ट्र, ये सभी से आदान प्रदान ज्यादा था। और इंटरनेशनल साधन में नाव उसका साधन था। बड़े बड़े मस्तूल वाले नाव होते थे जो लोथल के बंदरगाह पर लगते थे, और लोथल में वो नाव बनाए भी जाते थे। और लोथल से इसके अलावा मोहनजोदड़ो से नाव के भी प्रमाण मिले। तो फ्रेंड्स, मैं व्यापार और वाणिज्य को लेकर एक एक बिंदु को कॉन्सेप्ट में आज तोड़ा हूं। होली के पहले आप इस वीडियो को बार बार देखिए। कोई ऐसी एग्जाम भारत में नहीं बचेगी, चाहे यूपीएससी का मेंस भी हो, आप हिस्ट्री को रखते हैं आपका समाधान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही परीक्षा की अंतिम कामयाबी है। अब धारणा क्लियर हो गया, परीक्षा क्लियर हो गया, दैट्स ऑल। तो इसी के साथ मैं संजय सिविल फोरम के जो परिवार के सदस्य के लोग हैं जो बार बार मुझे पसंद कर रहे हैं, उसको होली का ढेर शुभकामना है। और इस आप अपनी कामयाबी को मंजिल को पाए, मेरी भी यही इच्छा है। और भारत के हर कोने में मेरा वीडियो का लाभ पहुंचे, ये आपकी दायित्व है। आप इसको पहुंचाएं, और आपकी जीत में ही मेरी जीत है, आपकी कामयाबी में ही मेरी जीत है। एक अच्छे टीचर हमेशा बच्चे को सफल दिखना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि हजारों बच्चे को सफल बनाओ, और इस संकल्प में आप भी मेरा सहयोग करें। इसी के साथ होली की बहुत सारी शुभकामना हमारे छात्र और छात्राओं को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को
और अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।